आपकी सांसों का सुरक्षा चक्र। जी हाँ, नमस्कार। शाम के 7:30 बज चुके। मैं हूं आपके साथ अमन। कोरोना के संक्रमण काल में सांसों पर संकट लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में खतरा तो बढ़ ही चुका है, इसलिए हर कोई इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि आखिर आपकी सांसों का या सांसों पर सुरक्षा चक्र कैसे बने, आपकी सांसें कैसे सुरक्षित रहें। साथ ही आपने तमाम तरह के आपके जहन में सवाल होंगे कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, उनको कैसे जांचें, उनको कैसे मजबूत बनाएं, और अब तक कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं है ये कैसे पता लगाएं। सबसे ज़रूरी है फेफड़े आज की तारीख में। मतलब आपके लंग्स को यंग बनाने वाला शो है ये। 15 से 15 मिनट हमको दे दीजिए, कोई सवाल आपके जहन में नहीं रहेगा। आपकी सांसों से जुड़े हर सवाल के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मेदांता अस्पताल के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं संकट काल है, इसमें समय निकालना खासकर आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी आपने समय निकाला। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपके, 12 से 15 मिनट लेंगे। सवाल कुछ नहीं है डॉक्टर कुमार, बस पहले मैं कुछ और सवाल लूँ, लेकिन अपने लंग्स को यंग कैसे बनाएं, कैसे इनको और मजबूत रखें, डॉक्टर कुमार। अमन जी, जी के शो में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। इस समय कोरोना में जो सबसे बड़ा भय पूरे देश में है वो है कि कहीं मेरे लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं, कहीं मेरे लंग्स खराब तो नहीं हो रहे हैं। मैं कैसे इसको पता करूं, मैं जल्दी से जल्दी इसको कैसे जानूं, इसका इलाज कैसे करूं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कैसे रोकूं, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई तो उस समय मैं क्या करूं। ये सबसे बड़ा डर है जो हर व्यक्ति को खाए जा रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे 2 मिनट का समय ये चाहूंगा कि कोरोना के टिपिकली देखिए 2 पार्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पार्ट 1 पार्ट 2 है। टिपिकली जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं उसमें हमें बुखार और अन्य सिम्टम्स होते हैं, और जो ये लंग का इन्वॉल्वमेंट है, जो हम साइटोकाइन स्टॉर्म नामक एक प्रोसेस की वजह से कहते हैं, वो वैसे तो कभी भी शुरू में या बाद में कभी भी हो सकता है, लेकिन टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये 8 से 14 दिन के बीच में होता है। अब जब हम 8 से 14 कह रहे हैं, उस समय ये जानना जरूरी है कि ये जो 8 है ये सिम्टम शुरू होने के पहले दिन से है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को शुरू में हल्की सी खराश होगी, हल्का सा जुकाम होगा, 3-4 दिन के बाद बुखार आता है, तो उनकी काउंटडाउन जिस दिन पहला सिम्टम हुआ तब से शुरू होती है, ना कि जिस दिन बुखार आया। तो ये रहना जरूरी है। तो जो ये पहले 6-7 दिन हैं जिसमें टिपिकली लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इस दौरान जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, घर में हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आपके पास सारा समय है, तो इस समय मैं विनती करूंगा कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस करें, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, जिसके 3 फायदे हैं। एक, अगर आप खाली हर समय बिस्तर में ऐसे उकलू करके लेटे हुए हैं तो जो भी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है, आप एक्चुअली उसका कम पार्ट यूज कर रहे हैं, उसको 100% नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये जो डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज है, ये आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ाएगा, एक फायदा। दूसरा, कहीं ना कहीं मान लीजिए आपकी लंग कैपेसिटी पहले X थी और आपको बाद में कुछ पैचेस हुए जिन्होंने आपको इफेक्ट किया और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अब आप स्वयं देखिए कि अगर आपने एक्सरसाइजेज द्वारा पहले 6-7 दिन में अपनी कैपेसिटी डबल कर दी, तो उतना ही लंग इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो दूसरे के मुकाबले आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत कम पड़ेगी या ऑक्सीजन की मात्रा कम रिक्वायर्ड होगी। तो दूसरा है कि ये आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करेगा। और तीसरा फायदा है कि यह आपको सबसे पहला सिग्नल देगा कि लंग्स में कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए किसी रोगी ने आज मेरे कहने के बाद एक ब्रेथ होल्डिंग की, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा, और सपोज उनका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 10 सेकंड है। मैंने उनसे विनती की कि भाई साहब या बहन जी, रात को सोने से पहले इसको प्लीज 2 सेकंड बढ़ा देना। कल इसमें मेहनत करके वो मैं दिखाऊंगा, 3-4 सेकंड और ऐड कर दूंगा। परसों इसमें 3-4 सेकंड और ऐड करना न, तो रोज आप उसमें 3-4 सेकंड ऐड करते गए, यानी कि रोज आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने 5वें 6ठे दिन तक इसको 25-30 सेकंड से ऊपर पहुंचा लिया,
जो हर व्यक्ति के लिए आसानी से पॉसिबल है। तो एक तो आपने अपने लंग्स को पहले के मुकाबले ज्यादा सुदृढ़ कर लिया, शायद आपने न्यूमोनिया और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, और तीसरा, मान लीजिए आपको 8 दिन पे लंग इन्वॉल्वमेंट या कोई भी चीज हुई और आपका ये बढ़ता हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम एकदम से कम हो गया, आप 8वें दिन नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, 30 की जगह आपका 15 सेकंड में ही सांस छूट गया, तो ये आपको सबसे पहला घर के अंदर रहते हुए एक सिग्नल मिलेगा कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है। तो ये जो ब्रेथ होल्डिंग है, ये कोई मतलब कोई एक सवाल डॉक्टर कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको अगर ये कहूं कि ब्रेथ होल्डिंग जो जितना ज्यादा कर सकता है, उसके फेफड़े, उसके लंग्स उतने ज्यादा मजबूत, मतलब 25 से 30 सेकंड, अगर कोई जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं शो, आपके साथ वो ब्रेथ होल्ड करेंगे, मैं भी करूंगा, हम ये देखेंगे कि क्या हम कितने सेकंड, अगर जो भी 25 से 30 सेकंड कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर 25 से 30 सेकंड कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके लंग में कोई पैचेज नहीं है, क्योंकि पैचेज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी पाए गए हैं। हमें पैचेस को नहीं ट्रीट करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 30 सेकंड से ऊपर लंग अपना ब्रेथ होल्ड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया वो 30 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएगा। तो इसका आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में रोल है, न्यूमोनिया और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को रोकने में रोल है। तीसरा, एक ये पहला सिग्नल होगा जिससे आपको पता लग जाएगा। अमन जी, आजकल लोग बुरी तरह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं। अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर है, आपको एक्सेसिव खांसी नहीं है, आपको चेस्ट में पेन या सांस 24 से ज्यादा पर प्रति मिनट चलना नहीं है, आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर है, और एक और जो 6 मिनट वॉक टेस्ट में बताऊंगा, उसमें एक्सरसाइज के बाद ऑक्सीजन फॉल नहीं कर रही है, आपका रेस्टिंग ऑक्सीजन 94 से ऊपर है, तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बाद आपको पहले 7-8 दिन में सीटी स्कैन के लिए भागने की या ब्लड टेस्ट के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके लोग अपने को परेशान कर रहे हैं, फैमिली को परेशान कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हजारों की संख्या में सीटी स्कैन रूम्स में जाकर के संक्रमण को ज्यादा से ज्यादा फैला रहे हैं। इसलिए मेरी विनती है कि घर में रह के हर घंटे में 1 या 2 बार डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ होल्डिंग करें, इससे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ये आपके बॉडी को काम डाउन करेगा, बैड हार्मोन्स का नंबर कम करेगा और आपको मदद करेगा। मैं करके दिखा दूं? बिल्कुल बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं इसी चीज का जी। तो देखिए, हम बैठ गए, मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं, थोड़ा सा हम अपनी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा चेस्ट को हिलाएंगे, थोड़ा अपनी चेस्ट को ऐसे करेंगे, थोड़ा इधर झुके, थोड़ा रिलैक्स कर लिया। अब इसके बाद हम ये मुंह से लेंगे सांस, क्योंकि नाक में बहुत से लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो हम मुंह से लेंगे। तो हम पहले हल्का सा मुंह से सांस निकाल देंगे और उसके बाद जोर से सांस लेंगे और खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, जब तक हम मैक्सिमम न खींच लें। जब हमें लगे कि मैक्सिमम हो गया, उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड और खींच लीजिएगा और अपने को वहां फ्रीज कर दीजिएगा, और फिर जितनी देर हो सके इसको अंदर रोक के रखिएगा। देखिए, मैं करके दिखा देता हूं। मैंने सांस खींचा, मैं तो एक्चुअली रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरा एक्चुअली 35 to 40 के बीच में है, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं समय नहीं व्यतीत करूंगा। तो मैं कहूंगा कि आप जितना डीप खींच सकते हैं खींचिए और उसको वहां फ्रीज कर दीजिए और वॉच से देख लीजिए कि ये कितना हुआ। मान लीजिए आपका पहली बार 10 सेकंड हुआ, 2 घंटे के बाद आप उसको 11 या 12, 1 सेकंड बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन 3-4, अगले दिन 3-4 करके जहां आप 25-30 सेकंड के आसपास पहुंच गए, आप बिल्कुल सेफ जोन में आ गए हैं। इसको हम, इसमें एक्चुअली रिलैक्सेशन भी होता है। इतना खींचने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो बॉडी एक्चुअली रिलैक्स होती है। और इसको केवल एक है कि जिन लोगों को सिवियर हार्ट डिजीज है उनको मैं नहीं कहूंगा कि वो इतनी हैवी एक्सरसाइज करें, बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं टेस्ट है, वो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, जिसमें आप अपना सैचुरेशन देखिए पहले, फिर उसको निकाल के रख दीजिए।
कमरे के अंदर 6 मिनट आप वॉक करिए नॉर्मल या हल्के से ब्रिस्क स्पीड से, और वापस आके फिर अपना सैचुरेशन चेक करिए। अगर एक्सरसाइज के बाद 5% से ज्यादा यानी 3-4% से ज्यादा का फॉल नहीं हो रहा है, या अपना अगर हो रहा है 3-4% का फॉल है, तो वो सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए आपका पहले 96-97 था, एक्सरसाइज के बाद भी 96-97 है, इसका मतलब फिर कि आपके फेफड़े अगर वो 6 मिनट की एक्सरसाइज झेल सकते हैं तो वो क्लिनिकली बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो बढ़ता हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम और ये जो 6 मिनट वॉक टेस्ट में एक्सरसाइज के बाद सैचुरेशन 9 फॉल करना, ये 2 ऐसे टेस्ट हैं जिसको आप घर में रह के आराम से कर सकते हैं, और ये आपके लंग्स की जो हेल्थ है उसके बारे में रोज आपको बताते रहेंगे। और वार्निंग सिग्नल होगा बढ़ता हुआ टाइम एकदम से घटना और 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद आपका सैचुरेशन फॉल करना। उसके साथ में अगर आपको एक्सेसिव खांसी है, चेस्ट पेन है, सांस आपकी बहुत तेज चल रही है, या रेस्ट पे आपका सैचुरेशन कभी भी कम हो गया है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लगवाने की और हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अमन जी, इससे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, वल्नरेबिलिटी कम होती है जी, और आपको सबसे पहला इंडिकेशन मिलता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। अमन जी, इसका पार्ट 2 है कि मान लीजिए कभी सॉरी प्लीज गो अहेड, आप बोलें। हाँ, मेरा सवाल ये है डॉक्टर कुमार, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस को होल्ड कर पाते हैं, मतलब आपने लंबा ब्रीथ किया फिर आपको होल्ड रखना है, अलार्मिंग सिचुएशन कितने, कोई अगर सिर्फ 4 सेकंड रोक पा रहा है, 5 सेकंड रोक पा रहा है, तो वो अलार्मिंग है? देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन कब घबराएं? देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन तो है अगर आपका रेस्टिंग पर भी अगर आपको एक्सेसिव खांसी है, बहुत ज्यादा खांसी है, आपको चेस्ट में सीवियर पेन है, आपको ब्रीदिंग आपकी सांस बहुत तेज चल रही है, 24 से ऊपर पर मिनट के रेट से चल रही है, या रेस्टिंग टाइम में आपका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीजें हैं तो मेरी विनती है तो कृपया इसको ना करें, आपको तुरंत ऑक्सीजन की और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी चीज नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, घर में हैं, होम आइसोलेशन पे हैं, तो आप इसको शुरू करें। हो सकता है पहली बार, क्योंकि आदत नहीं होती है लोगों को, पहली बार आपका 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड हो, लेकिन कोशिश करने से आपने मान लीजिए पहले दिन 3-4 सेकंड ऐड कर लिया तो आप अगले दिन और ऐड करेंगे, इस तरह ऐड करते जाए। अगर आप अकेले आइसोलेशन में तो स्वयं करिए, और अगर काफी बड़ी फैमिली है जिसमें सारे लोग संक्रमित हैं तो वो एक्चुअली ग्रुप में बैठ के कर सकते हैं और एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं कि अरे मैं तो 20 सेकंड कर पाया, तुम कैसे कर पाए, चलो अगली बार तुम थोड़ा करो। तो सब लोग मिल करके इसको अगर ये बढ़ाएंगे तो ये 30 सेकंड से ऊपर जाना आपका ग्रीन जोन में ले जाता है आपको। अमन जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव से रिकवर्ड है, कोई भी कर सकता है ये मैं नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिक्स नहीं करना है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अकेले घर में आप पॉजिटिव हैं, तो आप अकेले कमरे के अंदर करिए जहां आप आइसोलेशन में हैं। अगर कई मेंबर्स मान लीजिए पॉजिटिव हैं, तो जैसे मैं और मेरी वाइफ साथ साथ पॉजिटिव हुए थे तो हम दोनों कमरे में बैठ के एक साथ कर लेते थे, उसमें कोई नहीं है। लेकिन नेगेटिव लोगों को कभी भी आप अपने रूम में नहीं मिलाएंगे, वो तो आइसोलेशन का पहला प्रिंसिपल है। दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी पूछी कि जो कोरोना के पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह पे थे, वापस आए हैं, उनके भी लंग्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, वो भी इसको करके धीरे धीरे अपने लंग्स की शक्ति बढ़ा के नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं। अमन जी, दूसरी चीज है कि मान लीजिए आपका किसी भी समय ऑक्सीजन कम हुआ, आप रेस्टिंग ऑक्सीजन देख रहे हैं और वो 94 से कम आया, तो आपको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय लग सकता है। हम सबको मालूम है इस समय सिलेंडर्स कम है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड्स कम है। उस समय जो आपने पहले भी लाइव दिखाया हुआ है, सेल्फ प्रोनिंग, अपने आप पेट के बल लेटना, एक बहुत ही इफेक्टिव साइंटिफिकली प्रूव्ड एक्सरसाइज है, जिससे तुरंत में आपका 5 से 8% का सैचुरेशन बढ़ जाएगा। मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपने वीडियो कई बार दिखाया हुआ है कि ये सिंपल पेट के बल लेटना नहीं है। अगर पेट के बल लेट के आपने पेट को दबाया तो ये एक्चुअली उल्टा इफेक्ट करेगा। इसमें हिप बोन के नीचे 3 तकिए रख के, चेस्ट के नीचे 3 तकिए रख के हम अपने बॉडी को ऐसे उठा लेते हैं,
जिससे हमारा पेट और बेड के बीच में हाथ चला जाए और पेट का मूवमेंट ठीक से होता रहे, ताकि हमारी डायफ्राम जो चेस्ट और पेट के बीच में होती है वो नॉर्मल मूव करते रहे। ऐसा करने से लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई और एयर सप्लाई का मिसमैच होता है वो ठीक हो जाता है और उससे सैचुरेशन 5 से 8% बढ़ जाता है। हम रिकमेंड करते हैं कि 2 घंटे आप प्रोन मतलब बेली डाउन पेट के बल लेटिए, 2 घंटे लेफ्ट करवट, 2 घंटे राइट करवट, 2 घंटा सीधे। तो 2-2 घंटे की साइकिल अगर ये करते रहेंगे तो लंग्स ऑप्टिमली काम करेंगे। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इसको ऑक्सीजन के रिप्लेसमेंट के बीच में या आईसीयू के रिप्लेसमेंट की तरह नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। ये केवल एक इफेक्टिव तरीका है जो घर में या आप अस्पताल में हो अगर आप करें तो 5 से 8% स्वयं आपका सैचुरेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका 93, 94 से नीचे रहता है तो एडिशनल ऑक्सीजन की भी जरूरत है। तो कोई अगर 6-7 85, 86 के रेंज में है तो वो 92 पहुंच जाएगा। कुछ अगर लो है तो वो शायद 86 पहुंच जाएगा। तो कुछ लोगों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बच जाएगी, कुछ लोगों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ये फायदा सबको करता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं और जिनको स्पाइन की, हिप जॉइंट की या पैर वगैरह के प्लेट्स वगैरह पली हुई हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं और तुरंत खाना खाने के बाद इस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। तो पहले 1 हफ्ते में आप डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज और अगर ऑक्सीजन फॉल करे तो सेल्फ प्रोनिंग, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति घर में रह के कर सकता है और अपने चारों तरफ एक ऑक्सीजन का सुरक्षा कवच स्वयं बना सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अमन जी। डॉक्टर अरविंद कुमार, एक 6M फॉर्मूला भी बहुत आपका वायरल है, हर कोई बात कर रहा है उसकी, वो क्या है? वो भी एक बार बता दीजिए। मैं क्विकली बता देता हूं। उसमें यह है कि अगर आप देखिए 90% पेशेंट्स हमारे इस समय होम आइसोलेशन पे हैं। तो 6 चीजें हैं। नंबर 1 मिक्सिंग। ये बता दूं कि आजकल सिम्टम जैसा मैंने कहा खांसी जुकाम इस तरह के हो रहे हैं। कोई भी सिम्टम को आप कोरोना माने और पहली बात है कि आप अपने को आइसोलेट कर लें। आरटीपीसीआर रिपोर्ट का वेट करते तक मिक्सिंग पब्लिक के साथ ना करें, उसी की वजह से संक्रमण फैल रहा है। तो पहला M है नो मिक्सिंग, आइसोलेशन। दूसरा M है मेडिसिन, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है पैरासिटामोल, जिसको आपको 6-6 घंटे पे या जरूरत हो तो 4-4 घंटे पे रेगुलरली लीजिए। ज्यादातर लोग फीवर आने का वेट करते हैं और फिर SOS लेते हैं। 3-4 घंटे हाई फीवर रहने से शरीर कमजोर होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको रेगुलरली 6-6 घंटे पे या जरूरत हो तो 4-4 घंटे पे लेते रहें, जिससे आपको बुखार ना आए। इसके अलावा बहुत सारी एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक और दूसरी चीजें दी जा रही हैं, जिनका कोई डेफिनेटली प्रूव्ड रोल अभी नहीं है। आपका डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करे तो अवश्य लें, मैं उनको यहां रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से पैरासिटामोल मेन चीज है पहले 5-7 दिन में। तीसरा M है मील्स। लोग खाना बंद कर दे रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। हर 1-1 घंटे के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। प्रोटीन्स किसमें है? नॉन वेज लोगों के लिए नॉन वेज फूड में है, एग में है, पनीर में है और सोयाबीन की कोई भी प्रिपरेशन हो, आटा हो, न्यूट्रीनगेट्स हो, ये सब हाई प्रोटीन सोर्स हैं। आपको चर्बी यानी फैट्स, चिकनाई वाली चीजें कम लेनी है। जंक फूड अवॉइड करना है। स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है और 2 से 2.5 लीटर आपको फ्लूइड्स लेने हैं। और आपको फ्रेश फ्रूट, कैंड जूसेस मत लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश फूड से। तो ये तीसरा M हुआ मील्स, बहुत अहम है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट M है माइंड सेट। हर व्यक्ति इस समय पैनिक मोड में है। पैनिक मोड में हमारे बॉडी में एड्रेनलिन और बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को अंदर से कमजोर करते हैं, इम्यूनिटी डाउन करते हैं और हमको साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ पुश करते हैं। तो उनको कम करने के लिए हमें रिलैक्स करने की जरूरत है। एक बहुत अहम मैसेज है कि 98% पेशेंट्स कोरोना के ठीक हो रहे हैं। ओवर 90% तो माइल्ड डिजीज है जो घर में रहते हैं, बाकी हॉस्पिटल में ठीक होते हैं। तो ये रिलैक्स करना जरूरी है। 5वां M है, 1 मिनट और लूंगा, कि मॉनिटरिंग। आप 4-4 घंटे पे अपना टेम्परेचर मॉनिटर करें, 1-1 घंटे पे सही तरह से ऑक्सीजन मॉनिटर करें। आपको खांसी कितनी है मॉनिटर करें, आपको चेस्ट पेन तो नहीं है, आपको कहीं रेस्पिरेटरी रेट कितना है देखें और इन सब चीजों को, और फीवर कितना है।
और कभी भी अगर फीवर 103, 104 बहुत हाई है या 8वें दिन के आगे भी बहुत हाई फीवर है, सैचुरेशन कम हो रहा है, एक्सेसिव खांसी है, चेस्ट पेन है, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और लास्ट छठा एम है मूवमेंट टू हॉस्पिटल। तो मॉनिटरिंग में अगर ये कोई भी पैरामीटर्स आए तो आपको होम आइसोलेशन अबैंडन करके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार। वैसे कहा जाता है ये सबसे बड़ी वैक्सीन है, सही जानकारी, सही सलाह, ये सबसे बड़ी वैक्सीन है आज की डेट में, सबसे बड़ा हथियार। कोविशील्ड कोवैक्सीन है, लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार सही जानकारी और सही सलाह, जो आपके जरिए हमने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार। आपको आगे भी इसी तरह से हम परेशान करते रहेंगे, क्योंकि आपकी सलाह बहुत काम आती है लोगों के, यकीन मानिए, इसलिए आपको आज बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार, जी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.